नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं सुमन और सबसे पहले देख लेते हैं बाजार की चाल कि बाजार में आज किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो हफ्ते के पहले दिन निफ्टी में करीब 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। 25,650 के करीब निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में करीब 180 अंकों की मजबूती दिख रही है। बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे दिग्गज आईटी कंपनीज इन्फोसिस करीब 3.25% की मजबूती दिख रही है। आईटी का टॉप गेनर है दिग्गजों में। इसके अलावा विप्रो, एचसीएल टेक, इन दोनों दिग्गजों में भी करीब 2% की तेजी एचसीएल टेक और विप्रो में भी दिख रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग रनअप दिख रही है। इसके अलावा क्या चल रहा है, टीसीएस करीब 2.25% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। एशियन पेंट्स, हीरो मोटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तमाम ऐसे दिग्गज हेवी वेट्स हैं जहां पर बाजार को जिससे सपोर्ट मिलता दिख रहा है। लेकिन दबाव कहां से आ रहा है, तो ट्रेंड नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के स्टीप टारगेट कट हुए, उसके बाद ये दबाव दिख रहा है। ट्रेंड में करीब 6.5 से 7% की भारी गिरावट ट्रेंड के शेयर में आज के सत्र में दिख रही है। तो निफ्टी का टॉप लूजर ट्रेंड है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर करीब 1.5% की गिरावट दिख रही है। पावर ग्रिड कमजोर है, डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है। आयशर और टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, एमएनएम जैसे स्टॉक्स पर भी आज के सत्र में दबाव दिख रहा है। लेकिन एफएनओ का शो है तो डेरिवेटिव मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या मौके हैं, यही जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, रत्नेश गोयल जी है। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बताइए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो डेरिवेटिव ट्रेडर हैं उनके लिए क्या मौके दिख रहे हैं करंट लेवल पर? वेरी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कोनर पे कि 25,500 25,450 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। तो निफ्टी अगर फ्यूचर के लेवल की बात करूं मैं स्पेसिफिक, तो निफ्टी फ्यूचर ने कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अभी भी यहाँ पे एक 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में एक नीचे से अच्छी तेजी हो चुकी है, पर एक 25,680 25,650 से काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। एक बार 25,750 के ऊपर निकलती है तो थोड़ा सा वापिस एक मोमेंटम बन सकता है, जो कि 25,800 25,790 तक लेके जा सकती। तो जो अभी लेने से रह गए हैं वो 25,750 का वेट करे, उसके ऊपर निकलती तो 25,790 और 25,800 तक के टारगेट के लिए ले सकते हैं। 25,690 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के तो ये एक थोड़ी सी रणनीति बन सकती है बचे हुए दिन के लिए। और जिस तरह से बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है, तो बैंक निफ्टी आप देखें तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर में देखें तो 58,150 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। ऊपर में अगर 58,400 के ऊपर निकलती है तो एक बार जो तेजी बनेगी वो 58,550 58,650 तक के लिए बन सकती है। तो एक बार थोड़ा सा जो बचे हुए सेशन के लिए थोड़ा सा वेट करें, 58,450 के ऊपर निकलने तब जाके फिर थोड़ी सी तेजी वहाँ पे करना चाहिए। 450 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, फिर आप नई पोजीशन लॉन्ग की बना सकते हैं। हालांकि 58,000 के आसपास जो रत्नेश जी पुट और कॉल दोनों के जो ओआई है लगभग बराबर ही दिख रहे हैं, तो क्या मामला 58,000 के आसपास कुछ अटकता तो नहीं दिख रहा है? नहीं, 58,000 की स्पॉट की बात करें तो 58,100 58,050 ये कुछ एक सप्लाई जोन जरूर रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी कशमकश रहेगी उसके ऊपर निकलने के लिए। जिस तरह से कॉल पुट आपने बात करी है तो थोड़ा सा अभी अब हम बिहार चुनाव का भी बाजार वेट कर रहा है, इलेक्शन आउटकम का भी। इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पे एक कशमकश दिख रही है। बाकी उसके बाद में फिर एक जो मोमेंटम या डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकती है, उसके बाद में क्लियर डायरेक्शन हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए, कल दूसरे चरण का बिहार में चुनाव होगा, फिर एग्जिट पोल भी शाम तक आएंगे, उसके बाद बाजार रिएक्ट यहां से कर सकता है। चलिए, आप अपनी पिक भी बता दीजिए। अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप कहां पे मौके देख रहे हैं, वो कौन से कॉल होंगे आपकी तरफ से आज? जी बिल्कुल, तो पहला जो मेरा कॉल था वो एक नुवामा में एक अच्छा खासा यहाँ पे हमको एक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार का जो करेक्शन होना था वो उसमें हो चुका है। जो न्यूज आई थी बीच में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, यहाँ पे वापस से तेजी बन सकती है। 7,440 का स्टॉप लॉस लगा के 7600 रुपए के टारगेट यहाँ पे नुवामा में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमें कल से मॉर्निंग में और आज मॉर्निंग में बुलिश था बजाज फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तेजी और बन सकती है। 1050 का स्टॉप लॉस है, 1140 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो ये दोनों टॉपिक, बजाज फाइनेंस भी आपको पसंद है 1140 के टारगेट के लिए, 1050 का
स्टॉप लॉस यहाँ पर है। हालांकि इसके नतीजों पर भी बाजार की नज़र रहेगी, तो ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है रत्नेश जी की तरफ से। चलिए अब वक्त हो चुका है, आपको वायदा वाले स्टॉक्स में कहाँ पे सबसे ज़्यादा हलचल दिख रही है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड या लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। चलते हैं आगे अगले सेगमेंट की ओर। चलिए, तो ताज़ा खरीदारी या ताज़ा बिकवाली कहाँ पे हो रही है। सबसे पहले देखिए ताज़ा खरीदारी तो टोरेंट फार्मा 6% का उछाल, ओआई में भी ज़बरदस्त तेजी, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनते दिख रहे हैं, मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नायका एफएसएन ई कॉमर्स भी जिसे कहते हैं 262 के ऊपर, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग तेजी। नुवामा वेल्थ जो आपकी टॉपिक भी थी रत्नेश जी, और जुबिलेंट फूड यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनते दिख रहे हैं। ओआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स में से आपको क्या पसंद आ रहा है? टोरेंट फार्मा, नायका और जुबिलेंट। नुवामा पे ऑलरेडी आपने अपनी राय रखी है सर। बिल्कुल, तो इन स्टॉक्स में देखें तो जो सबसे अच्छा जिनका स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में काफी लंबे समय के बाद में हमको एक अच्छा फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोरेंट फार्मा जो रहेगा वो एक अच्छा पिक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ से मुझे जिनके पास में होल्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्डिंग करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो ट्रेल करना है वो मेरे हिसाब 3730 से 330 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को अपने को होल्ड करना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 3900 के टारगेट बन सकते हैं। चलिए, तो आपको टोरेंट फार्मा यहाँ पे पसंद है और यहाँ पे मजबूती से तेजी के सौदे बनते दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट की अगर बात करें तो नाल्को यहाँ पे शॉर्ट कवर होते दिख रहे हैं। आज के सत्र में देखिए 6.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 250 के करीब नाल्को का स्टॉक चला गया है। एचएएल यहाँ पर हमने देखा था जीई के साथ इंजन के लिए करार हुआ है, 2027 से 2030 के बीच में ये सारे इंजन डिलीवर किए जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन आने वाले समय में एचएएल की तरफ से दिख सकते हैं। और वायदा में देखिए शॉर्ट कवर साफ तौर से होते दिख रहे हैं, 3% ऊपर है। इसके अलावा सैंड का देखिए, चोला इन्वेस्टमेंट देखिए, ल्यूपिन देखिए, विप्रो देखिए, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। बताइए रत्नेश जी, इन स्टॉक्स में से, इन कैंडिडेट्स में से आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, आईटी सेक्टर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं हमको होते हुए दिखाई दे रही है। पर जो सबसे अच्छा कैंडिडेट इसमें दिखाई दे रहा है मुझे वो नेशनल एल्यूमिनियम काफी टाइम से हम कंटिन्यू बुलिश भी है। नेशनल एल्यूमिनियम में काफी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम में जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पे 240-245 रुपए के स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 270 रुपए 75 रुपए आने वाले दिन में देख सकते हैं। तो नेशनल एल्युमिनियम आपको ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स है विप्रो पे सर बताइए। विप्रो भी 2% ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी देखने को मिल रही है। ग्रासिम करीब 2% ऊपर है। एसडीएससी एमसी में भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। क्या यहाँ पर क्या राय है सर विप्रो पे खास करके बताइए? आईटी ओवरऑल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, आईटी में आज के दिन के एक मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है, पर अभी भी किस तरह का रिवर्सल नहीं है। शॉर्ट कवरिंग जरूर है। विप्रो की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट जो दिख रहे हैं वो है 235 रुपए के आसपास में, 230-235 के रेंज में एक सपोर्ट है। पर अभी कोई रिवर्सल नहीं, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। शॉर्ट कवरिंग जो बन सकती है वो 250 तक के लिए बन सकती है, इससे ऊपर नहीं है। तो किसी के पास में है तो 200 पार्शली मुनाफा जरूर यहाँ पे बांधना चाहिए। और ग्रासिम में भी देखे तो ग्रासिम में भी जो रिजल्ट के बाद में ब्रेकडाउन आया था उसके बाद में थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे डाउनवर्ड गैप एरिया है, जो इस बेयरिश कैंडल का जो हाई है 2800 रुपए तक का हो सकता है, वहां तक हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक पोजीशन वहां पे पोजीशन जरूर मुनाफा वसूली करना चाहिए जिन्होंने नीचे के स्तर पर लिया है। तो ये ग्रासिम को लेकर और विप्रो को लेकर आपने राय दे दी है, लेकिन बाजार की जो तेजी है वो एक्सटेंड हुई है। 500 अंकों की तेजी सेंसेक्स में दिख रही है, 150 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में है। लेकिन जो 58,000 का जो क्रूशियल लेवल है, हम मार्केट ओपनिंग के दौरान ही आपको बता रहे थे बैंक निफ्टी का, उस लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिख रहा है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपके लिए शॉर्ट्स के मौके हैं, जहां तेजी के सौदे भी कट रहे हैं या नए शॉर्ट पोजीशन भी बन रहे हैं, ये चर्चा होगी ब्रेक के बाद। वहां से आपके लिए टॉपिक भी निकलेंगी और ऑप्शंस में क्या मौके हैं ये भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं फिनो जंक्शन और वक्त हो चुका है ताजा बिकवाली वाले स्टॉक्स जानने का। चलिए तो फ्रेश बिकवाली कहां दिख रही है, शॉर्ट बिल्डअप कहां होते दिख रहे हैं इस लिस्ट में। ट्रेंड यहाँ लिस्ट में पहले नंबर पर है जहां 6.5% की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा एनसीसी में तेज गिरावट है, टाटा स्टील है, टाटा कंज्यूमर है, आरवीएल बैंक है, अपोलो हॉस्पिटल है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी ताज़ा बिकवाली दिख रही है, नए शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं। इस पर भी राय ले लेते हैं। रत्नेश जी बताइए, ट्रेंड पर सबसे पहले राय दीजिए। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने टारगेट घटाए हैं नतीजों के बाद, हालांकि नतीजे उतने ख़राब नहीं लग रहे थे जितना ज़्यादा बियरिश हो गए हैं ब्रोकरेज हाउसेस। आपकी राय क्या बन रही है ट्रेंड पर सर? फिर बाकी टाटा ग्रुप के और बाकी दो स्टॉक्स टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर पर आपकी राय लेंगे। बिल्कुल ट्रेंड में आप देखिए कि अभी हालांकि 6.5% के आसपास में नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक बार का जो मुझे ऐसा लगता है नतीजे के दौरान जो गिरावट होनी थी उन्हें यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट अब बनाने की चलानी। हालांकि ब्रेकडाउन तो जरूर दिया फ्रेश, तो थोड़ी सी अगर यहाँ से वापस से कुछ रिकवरी आती तब उसमें मेरी तरफ से एक फ्रेश शॉर्ट बनाने की रहेगी सलाह। 4350 4360 ये कुछ एक सप्लाई जोन अगर वहां तक आता है तो फिर एक वापस से शॉर्ट बनाया जा सकता है। 4400 के स्टॉप लॉस है जो नीचे में टारगेट बन सकते हो 4250 से 4200 तक के आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 4460 एक सप्लाई जोन हो सकता है, वहां पर वापस से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 4400 के स्टॉप लॉस के साथ। सर टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर ये दोनों पर भी दबाव दिख रहा है, इन दोनों पर क्या राय है? टाटा कंज्यूमर देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी हमको ऑलरेडी देखने को मिली थी यहाँ पे। तो अब पर एक ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जिसमें मद्दी करी जाए। 1150 1145 काफी एक अच्छे सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से। 1140 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी एक मद्दी जो थोड़ी बहुत बन सकती है 1110-15 के लेवल के लिए बन सकती है। वहां पे भी 1163 एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के छोटे से ट्रेड के लिए टाटा कंज्यूमर ट्रेड कराया जा सकता है। टाटा स्टील में इससे कोई शॉर्ट का ट्रेड अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि बनना चाहिए थोड़ा सा तेजी के बाद में थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग, मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 177 175 का अच्छा सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद में फिर वापस से तेजी वहां से बन सकती है। एनसीसी ये भी काफी कमजोर है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। एनसीसी फ्यूचर्स में करीब 3% की गिरावट है, यहाँ क्या राय है सर? बिल्कुल एनसीसी में कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी जो माफ कीजिएगा जो गिरावट है वो 180 175 रुपए तक के लेवल के लिए आ सकती है। तो जिनके शॉर्ट है, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, उनको शॉर्ट वालों को तो अपने पोजीशन के कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 195 लगा के लॉन्ग वाले पोजीशन मेरे हिसाब से यहाँ से निकलने की सलाह है। ओके, एक और स्टॉक जहां पर आज शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं वो है आरवीएल बैंक का। हालांकि स्टॉक काफ़ी खबरों में रहा भी है स्टेक बाइंग को लेकर एनवीडी एमिरेट्स की तरफ से। सर यहाँ पर क्या राय है आरवीएल बैंक को लेकर? क्या इस गिरावट में क्या करना चाहिए? ये सस्टेनेबल गिरावट है या बाइंग लेवल बाइंग हो सकती है नीचे में? आरबीएल बैंक देखते तो नीचे के स्तर से काफी एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली थी, एक ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अगर ये 310-15 के आसपास में आता है तो वहाँ पे वापस सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन कर सकता है, तो वहाँ पे भी खरीदारी देखे। ऐसा कुछ रिवर्सल पैटर्न हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए एक और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला जहां पर डाबर, जहां पे लॉन्ग पोजीशन कटते दिख रहे हैं। हल्की गिरावट है, गिरावट ज़्यादा नहीं है। डाबर के स्टॉक को एक बार स्क्रीन पर दिखाएं, 520 के नीचे है। और दूसरा है इंडस टावर और सोना VLW। इन डाबर पर सबसे पहले सर राय दीजिए, डाबर को लेकर आपकी राय क्या है रत्नेश जी? बिल्कुल डाबर में आप देखेंगे तो ऐसा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि डाबर में हमको निचले स्तर तेजी देखने को मिली थी, हालांकि ऊपर में सप्लाई बहुत है तो एक कंसोलिडेशन जारी रहेगा। मुझे ऐसा बड़ा कुछ सेटअप अपसाइड डाउनसाइड का नहीं दिखाई दे रहा है। 530 के आसपास में सप्लाई लेता है, ऊपर नीचे में सपोर्ट भी 500 रुपए के आसपास में। तो मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में भी कंसोलिडेशन करता रहेगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर भी तेजी के सौदे कटे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा था शुक्रवार को 9% के आसपास की तेजी, और आज ये दबाव में दिख रहा है बीएसई का स्टॉक। यहां पर क्या राय है? बीएससी में मेरे ख्याल से कल नतीजे रहेंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है यहाँ पे।
2620 2630 काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर 2640 के आसपास है तो खरीदारी जरूर करना चाहिए 2610 के स्टॉप लॉस से। कल के नतीजे में क्या रिएक्शन देगा थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी, पर मुझे जो शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखाई देते हैं वो 28 रुपए तक के दिखाई देते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए, इनकी जो कॉल्स है एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप नोट कर लें, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नोट कर ले। उनकी कॉल है नुवामा वेल्थ को लेकर, एक बार स्क्रीन पर लेके आइएगा। 7600 का टारगेट है, 7440 का स्टॉप लॉस है, नोट करते चलिए एक एक करके। दूसरी कॉल है बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस एक बार लाएं स्क्रीन पर, 1140 के टारगेट है इनका, 1050 का स्टॉप लॉस है और 1080 के आसपास का करंट भाव है, तो ये भी बाइंग का कैंडिडेट। तीसरी कॉल थी इनकी टोरेंट फार्मा की, यहाँ पर भी बाइंग की सलाह है, स्ट्रॉन्ग काउंटर 3900 का टारगेट, यहाँ से और 80 रुपए चलने की संभावना रत्नेश जी को लग रही है, 3730 का स्टॉप लॉस है। अगली कॉल है बीएसई को लेकर, इनको लग रहा है कि कंसोलिडेशन के मूड में है ये काउंटर, यहाँ से वापस से खरीदारी लौटेगी। 2800 का टारगेट इन्होंने दिया है, नया टारगेट 2610 का स्टॉप लॉस। ये इसको गिरावट ना समझे, ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं इसे कमजोरी का ट्रेंड ना समझे, ये अभी भी मजबूती के ट्रेंड में, ऐसा रत्नेश जी मानते हैं। नाल्को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आज के सत्र में, ये टारगेट 270 से 275 का, 240 से 245 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो नाल्को भी मेटल से इनकी टॉप पिक थी। एक काउंटर है ट्रेंड, जो नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की कमजोर रिपोर्ट से ये दबाव दिख रहा है ट्रेंड में, तो ट्रेंड को लेकर इनकी सिर्फ एकमात्र आज के सत्र में जो ये जितनी भी टॉपिक थी उसमें से सेल कॉल थी ट्रेंड को लेकर। ट्रेंड का टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार स्क्रीन पर लाइएगा वापस से, ताकि दर्शक नोट कर पाएं कि ट्रेंड का टारगेट रत्नेश जी ने क्या दिया है। तो ट्रेंड में इनकी बिकवाली की सलाह थी, एक बार फिर से आप नोट कर ले, 4200 का टारगेट है, 4400 का स्टॉप लॉस है, तो ट्रेंड में बिकवाली की सलाह है। बाकी जो टॉप ट्रेड थे रत्नेश जी की तरफ से वो बाइंग साइड में थे, तो सारे काउंटर आपको बता दिए हैं। लेकिन एक अहम अपडेट ये है कि ओएनजीसी आज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। कैसे नतीजे रह सकते हैं और क्या पूरा एस्टिमेट है, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी आशीषा के पास। आशीषा, बताइए। बिल्कुल, ओएनजीसी के नतीजों की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। याद रखिए, सीक्वेंशियल बेसिस पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं ग्लोबल मार्केट में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रियलाइजेशंस पर दिखेगा। रियलाइजेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसी के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। लेकिन सालाना आधार पर ग्रॉस और नेट क्रूड ऑयल रियलाइजेशन घटे हैं और इसी के चलते यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन दिखेगा। नेट सेल्स 33 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 33,000 करोड़ के आसपास, जो 3% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन 58.2% पर लार्जली स्टेडी रहेंगे और 58.3% कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। जैसे मैंने बताया, गैस रियलाइजेशंस और क्रूड ऑयल रियलाइजेशंस में तेज़ी दिखेगी। इनफैक्ट ग्रॉस क्रूड प्राइस रियलाइजेशन की बात करें तो करीब 2% की बढ़त एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर, और नेट रियलाइजेशंस में भी करीब 1.5% की तेज़ी। वॉल्यूम फ्रंट पर बात करें तो दोनों ही क्रूड ऑयल के वॉल्यूम्स और गैस के वॉल्यूम्स में तेज़ी दिखी है सीक्वेंशियल बेसिस पर, और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। गैस प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में, उस पर क्या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल रियलाइजेशंस बढ़ने की उम्मीद है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते, और इसी के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे ओएनजीसी से एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं। आप लोग का अनुमान है कि यहाँ पे अच्छे नतीजे रह सकते हैं। शुक्रिया शेषा डिटेल्स लेकर आने के लिए। लेकिन नतीजों से पहले बिल्कुल सपाट है स्टॉक, हल्की मामूली कमजोरी यहाँ पर दिख रही है ओएनजीसी में। रत्नेश जी, ओएनजीसी के चार्ट देखकर बताइए कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना चाहिए नतीजों से पहले? ओएनजीसी देखिए अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में 255-56 के ऊपर नहीं निकला है। जब तक मुझे नहीं लगता कोई फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर या फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, उसके बाद में थोड़ी सी तेजी करना चाहिए। जब तक थोड़ा सा वेट करें, नीचे में 245 रुपए की सपोर्ट है, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 10 रुपए की रेंज में कंसोलिडेशन करेगा। तो रिजल्ट नतीजे आने के बाद में फिर कुछ एक आइदर साइड मूव देख सकते हैं। ओके, तो ओएनजीसी को लेकर ये राय है। शुक्रिया सर। लेकिन जाने से पहले आपने ढेर सारे स्टॉक पे राय दी है, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? जो भी हमने राय दी हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास में या कंपनी पोर्टफोलियो मेरे या मेरा निजी निवेश के अंदर नहीं। ओके, शुक्रिया आपका एक बार फिर से।
चलिए बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार की तेजी बरकरार है, करीब 140 अंकों की मजबूती निफ्टी में। बैंक निफ्टी 150 अंक तेज है और सेंसेक्स में 450 अंकों की मजबूती है। लीडरशिप आ रही है इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये टीसीएस, ये जो दिग्गज आईटी कंपनियां ये बाजार को लीड कर रहे हैं। साथ ही सपोर्ट मिल रहा है एल&टी, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ सपोर्टिव है। लेकिन कमजोर है तो ट्रेंड, जहां पे भारी बिकवाली दिख रही है नतीजों के बाद। चलिए इस शो को यहीं खत्म करेंगे। अब अगले सेगमेंट, इक्विटी मार्केट के अगले सेगमेंट की ओर रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं। in association with SBI. Best है सब